80 की बात करनी है पहले। 80 से लेकर के राज्यसभा के संबंध में जितने अनुच्छेद हैं उनको लेके पढ़ना है। नमित जी, संगीता जी, उन्हीं को लेके पढ़ना है। मोहित जी, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 80 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 80 में क्या है? तो अनुच्छेद 80 में आपको जो क्वेश्चन बनेंगे, नंबर 1, इसमें जो आपको क्वेश्चन बनेंगे, नंबर 1, राज्यसभा का उल्लेख। नंबर 1 प्रश्न। पिंकी जी, हाँ जी, शैलेन जी ध्यान रखना, सुषमा जी, नीतू जी इस बात का ध्यान रखना, प्रकाश जी अनुच्छेद 80 की बात पूछेगा और एक क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा का उल्लेख। राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 80 करना है। क्या करना है? 80 करना है। या पूछेगा राज्यसभा के गठन का उल्लेख। ठीक है, राज्यसभा के गठन का उल्लेख पूछेगा तो भी आपको क्या करना है? 80 करना है। अब उल्लेख का मतलब है कि राज्यसभा कहते हैं संसद का जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा होगी। एक बात सीधी है, ज्यादा क्वेश्चन आपको घुमाएगा नहीं। अब आपको राज्यसभा का उल्लेख है, राज्यसभा गठन है, इसका मतलब है राज्यसभा की संरचना इसी में है। इसका मतलब है कि राज्यसभा की जो सदस्य हैं वो चुन के कैसे आएंगे, चुनकर कैसे आते हैं, जीत के कैसे आते हैं। जैसे राजस्थान से हम बात करें, राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं बताइए? राजस्थान में राज्यसभा के कितने सदस्य राज्यों को आवंटित अनुसूची 4 में, भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में राज्य, प्रत्येक राज्यों को राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो राजस्थान के लिए राज्यसभा की कितनी सीटों का आवंटन किया गया है? सीटों का आवंटन अनुच्छेद 80 में नहीं है, सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है, 10 हैं। और राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं मैं जानते हैं। राज्यसभा की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे राज्यसभा की सीटों की संख्या की। सबसे पहले बात करते हैं सीटों की संख्या। वो यही कह रहा है कि सीटों की संरचना अर्थात संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम संख्या की बात करते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम की बात कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में। ये 2 प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इसकी बात। तो हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं और राज्यसभा की बातों में सबसे पहले राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं बताइए? 250 होती हैं। बहुत बढ़िया। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250 होती हैं। एक बात, 250 होती हैं राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में कितनी हैं? बहुत बढ़िया, सभी आंसर सही दे रहे हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। 2 क्वेश्चन सीधे हो गए, ज्यादा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात है अधिकतम 250 हो गए, वर्तमान 245 हो गए। केवल राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अब इन 250 सीटों को हमने 2 भागों में बांट दिया। फिर ऐसे फिर हमने इनको 2 सीटों में 2 प्रकारों में बांट दिया। कैसे? अब 250 सीटें हैं, ठीक है। अब 250 कहते हैं 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित,
क्या होते हैं? निर्वाचित, नीले नहीं दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट से लिख देता हूं, ठीक है। एक तो होते हैं निर्वाचित सीटें होती हैं, एक होती हैं मनोनीत सीटें। तो दो तरह की सीटें होती हैं। ऐसे ही यहां बात कर लेते हैं निर्वाचित और मनोनीत। अब आप बताइए, अब ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, यहां अब ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां क्वेश्चन पूछता है, यहां पे अधिकतम की बात करें, अधिकतम कितने निर्वाचित होते हैं, अधिकतम कितने मनोनीत होते हैं। वर्तमान में निर्वाचित सीटों की संख्या राज्यसभा में, वर्तमान में मनोनीत सीटों की संख्या राज्यसभा में। ये दो तरह के प्रश्न हो गए नीतू जी। तो 250 में निर्वाचित सीटें कितनी हैं, मनोनीत सीटें कितनी हैं? तो मनोनीत करता है राज्य, जो आपका राष्ट्रपति है वह मनोनीत सीटें करता है। तो मनोनीत कितनी सीटें करता है? 12। तो 12 तो मनोनीत हैं, किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। एक बार तो राष्ट्रपति 12 मनोनीत सीटें करता है, तो अधिकतम कितनी हो गई? अपना पे है। अब 250 में से 12 घटा दें, 238 अधिक कहते हैं अधिकतम निर्वाचित सीटें हो गई। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें 238 हो गई। राज्यसभा में वर्तमान में जो सीटें हैं 245 हैं। ऐसे ही आज भी मनोनीत 12 सीटें आज भी हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं हैं। लोकसभा में मनोनीत सीटें हटा दी गई हैं, लेकिन राज्यसभा में नहीं हटाई हैं। 245 में से 12 घटा दीजिए, कितनी हो गई? 233 हो गई। रश्मि जी कितने आंसर हो गए? तो ये सीटें आपको सीधे सीधे याद रखनी है एक बार, ठीक है। अब सीधी याद रखनी है। अब आपको कुछ राज्यों की याद रखनी है। जैसे सीटों की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सर्वाधिक सीटों वाला राज्य। तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? ऐसा राज्य जिसमें राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम सीटें हैं। अब बताइए कौन सा राज्य है? तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? एक बात याद रखनी है। दूसरी है अपने राजस्थान की याद रख लें बस। तो राजस्थान में कुल कितनी सीटें? इतना तो आप जानते हैं, अभी बताया। और राजस्थान में 10 सीटें हैं, ठीक है। हाँ जी, यूपी में सर्वाधिक हैं। यूपी में कितनी हैं? 21 सीटें हैं। अब सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, और सिक्किम और गोवा में एक एक है, ठीक है। और भी हैं। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस में है? यूपी में है, 31 हैं। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, 1 है। और राजस्थान में 10 सीटें हैं। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है जी। आपको केवल इतना याद रखना है। अब थोड़ी सी आगे बात बढ़ते हैं। अब हम मनोनीत सीटों के बात करते हैं। ये तो आपका यहां तक हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यहां तक, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है 12 सीटों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा के, जो सांसद हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब किन क्षेत्रों से करेगा? ये प्रश्न अभी फर्स्ट के लेक्चर में आया, लेकिन कठिनाई इस तरह का क्वेश्चन कर दिया। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा अब बच्चे दिमाग उतर जाएगा, अब बच्चे गलती करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो ट्रिक लिखाते हैं वो सही है, वो केवल इतने लिए है किन क्षेत्रों से करता है। लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा? जो क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन कर दिया।
क्वेश्चन क्या पूछा, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किन 4 क्षेत्रों से, उन क्षेत्रों का सही क्रम बताइए जिनसे राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। हाँ जी, मेरे ट्रिक याद है बच्चों को, सास कवि है, तो ये ट्रिक आपको यहाँ पास तो हो जाती है लेकिन बच्चे फेल कर दिए। अब एग्जामिनर फर्स्ट के लेक्चर तुम्हारे लिए तो ये देगा, लेकिन लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा, अब लेक्चर वाले घुमा दिए, जिसमें अभी अपनी ट्रिक को बात करता हूं। तो 4 क्षेत्र हैं और मैंने ट्रिक बताई थी, सास, राष्ट्रपति की सास बताई थी, राज्यसभा में राष्ट्रपति सास कवि है, राज्यसभा में राष्ट्रपति की सास कवि है, राष्ट्रपति की राज्यसभा में सास कवि है, तो सास कवि बताई थी। अब मैं इस आपकी इस ट्रिक का पोस्टमार्टम कर देता हूं, इतना आप जानते हैं, ये ट्रिक याद कर लेना। पहले तो 4 क्षेत्रों से कहते हैं, जो 4 क्षेत्र हैं इनकी बात कर रहा हूं, 4 क्षेत्रों से है और अधिकतर विद्यार्थी जानते, मैंने सिखा भी दिया। जो विद्यार्थी नहीं जानते, पहले आप इस ट्रिक को याद कर लें कि राष्ट्रपति की सास कवि है, राष्ट्रपति की सास कवि है, ठीक है। अब सा से क्या बन गया, सा से क्या है, का से क्या है, बी से क्या है। फिर मैं आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चर वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड लेक्चर वाला प्रश्न बताऊंगा। सीधा प्रश्न पहले आता था, कौन से क्षेत्र से राज्यसभा के सांसद चुनता है नहीं चुनता है, तो आपको 4 क्षेत्र याद करने थे। तो पहला क्षेत्र नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर तो पहले में क्या आएगा, हाँ भाइयों बताइए। तो पहले में सा से आपको साहित्य याद करना है, क्या याद करना है, साहित्य, बस इतना याद कर लेना। साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, अनुभवी हो, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, नॉलेज हो, व्यावहारिक ज्ञान हो, ठीक है। एक बात। नंबर 2 सा से समाज सेवा, ठीक है, साहित्य समाज सेवा। तीसरा बताइए, का से कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, का से कला, और बी से हो गया विज्ञान। ये थे। अब फर्स्ट के लेक्चर में क्या पूछा, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उन क्षेत्रों का सही क्रम क्या है संविधान के अनुसार। यहां बच्चे फेल हो गए जब मैंने ये क्वेश्चन देखा कि बच्चे अब गलती करेंगे। जो ट्रिक वाला भी ऑप्शन था, ये चारों ही थे। पहले ऑप्शन में जैसे साहित्य, कौमा समाज, कौमा कला, कौमा विज्ञान। नंबर 2 में विज्ञान, कला, समाज, साहित्य। नंबर 3 में समाज, साहित्य, कला, विज्ञान। ऐसे करके चौथे में दे दिया साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, चारों दे दिए। अब बच्चे चक्कर खा गए, यार चारों सही हैं। बहुत से कह रहे हैं क्वेश्चन गलत आएगा। क्वेश्चन सही था, लेक्चर में पूछा गया था, संविधान में इनका सही क्रम पूछा था कि पहले कौन सा शब्द लिखा हुआ है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। वहां ये ट्रिक फेल हो जाती है। ये ट्रिक केवल किनके लिए है, किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो इनका सही क्रम मैं आपको बताऊं। एक तो ये याद करना, ये तो सीधा सीधा किस क्षेत्र से नहीं है या किस क्षेत्र से है, या फिर आपको सही क्रम पूछे तो कुछ नहीं करना, ट्रिक यही है, ट्रिक यही है। बस इतना ध्यान रखना, यहां इसका क्रम 1 कर देना, नंबर 1, ये तो 1 पे ही है, और पीछे वाले को 2 कर देना।
अब पीछे से उल्टे चलते आओ, शुरू यहां से कर दो, पीछे से 2 और तीसरा, अर्थात पीछे से चलते आओ। ये क्रम था सही। ये संविधान में लिखा हुआ है, इनका क्रम ये है। ट्रिक यही है उमेश जी, आजकल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लग गया। ऑप्शन में चारों थे, चारों शब्द थे, लेकिन उनका सही क्रम पूछ लिया। साहित्य, समाज, सेवा, कला, विज्ञान नहीं दिलीप जी। ट्रिक तो यही है, साहित्य, समाज, कला, विज्ञान, लेकिन संविधान के अनुसार पूछा था तो सबसे पहले संविधान में साहित्य शब्द लिखा हुआ है, फिर कॉमा विज्ञान लिखा हुआ है, फिर कॉमा कला लिखा हुआ है, फिर कॉमा समाज लिखा हुआ है। ये देखो कितना दमदार क्वेश्चन पूछा। जब मैं कह रहा था कि भाई तभी तो कहते हैं गुरुजी अपने पास कुछ ज्ञान को रखते हैं, ये ज्ञान मैंने अपने तक सीमित रखा कि शायद मुश्किल है यार कहाँ आएगा, लेकिन फर्स्ट के लेक्चर में पूछ लिया। अब बच्चे यहीं फेल हो जाते हैं, तभी तो कहते हैं गुरुजी यदि पूरा ज्ञान दे दें तो बेटा हमने कौन पूछेगा। तो एक आध कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अभी तो बहुत ज्ञान भरा हुआ है पॉलिटिकल में, लेकिन हम क्रमबद्धता आपको देते आ रहे हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है। तो भैया कहते ना अभिमन्यु को उदाहरण घुसना तो जानता था, निकलना नहीं जानता था। तो कभी कभी गुरुजी थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि गुरुजी के पास शिष्य दोबारा आवे, पूछे। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। सीधी बात है, आपको विशेष रूप से सेल्फ स्टडी 10% आपको तैयारी करनी होगी, अर्थात 10% आपको मैटर इकट्ठा करना होगा, 90% मैटर हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो पूरा मैटर तो नहीं दे पाते क्योंकि हमें समय का अभाव भी होता है। थोड़ा सा बच्चे सब तरह के होते हैं, ज़्यादा गहराई में पढ़ाने लग जाते हैं तो बच्चे कहते हैं गुरुजी इतना गहराई में कहूँ ना आवे, आएगो ना। हाँ जी सर, अब क्या कहना है इसमें? अब कहने का मतलब क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान के अनुसार। दोबारा सुनो, 2 तरह के प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को किन क्षेत्रों से नहीं चुनता या किस क्षेत्र से चुनता है। तो ऑप्शन में साहित्य, नंबर 2 समाज, नंबर 3 कला, नंबर 4 संस्कृति सहकारिता। अच्छा, इन 3 शब्दों को रख देता है, एक शब्द अलग कर देता है। एक तो ये प्रश्न है, ये तो ट्रिक हो गई, लेकिन उसने सही क्रम पूछा था। संविधान में जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अपने संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान लिखा तो उसमें पहला शब्द इनमें से क्या जोड़ा? साहित्य लिखा हुआ। साहित्य कौमा विज्ञान कौमा कला कौमा समाज, ये तो है सही क्रम, ये सही क्रम है। उसने सही क्रम पूछ लिया, ये पूछ लिया, सही क्रम पूछ लिया था। कर दिया धोखा, बच्चों के साथ धोखा हो गया। तभी तो कहते हैं लेक्चरर का जो पॉलिटिकल का पेपर था वो इतना टफ आया था कि पेपर बनाने वाले उसका आंसर नहीं दे पाए। सबसे पीछे पॉलिटिकल का रिजल्ट आया, बना ही नहीं पाए कितने, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अब मत कर देना। 83 में अनुच्छेद आर्टिकल्स 83 में इसका उल्लेख है, अर्थात राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा गठन का उल्लेख, संरचना का उल्लेख, अर्थात सीटों के बारे में। लेकिन प्रत्येक राज्यों को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं, इनमें से वर्तमान में ये आपको संविधान की 4 अनुसूची में लिखा हुआ है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्यों को, राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे, ये सामान्य बात हो गई। अब बात करते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। अब बात करते हैं संरचना, अर्थात सदस्य कैसे जीत के आते हैं, इनका गठन कैसे होता है, ठीक है। बात कर ली 245 सीटें हैं, 233 का होगा चुनाव, 12 राष्ट्रपति चुनेगा। अब ये कैसे चुन के आएंगे? चलो ये तो हमने बात कर ली, ये तो यहां से आ गए, लेकिन ये कैसे आए? अब हम इसकी बात करेंगे, ये कहां से आए, अब ये कैसे आते हैं। अर्थात राजस्थान में जो 10 हैं वो चुनाव कैसे जीते, इनके चुनाव में कौन भाग लेता है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब इसमें पढ़ना है इनको कौन वोट देता है, बताओ इनका चुनाव कैसे होता है। अनुच्छेद 80 में ही दे रखा है, अनुच्छेद 80 में बता रखा है इनका चुनाव कैसे होता है। अब मैं आपको चुनाव कराना बताता हूं, आपको राजस्थान का उदाहरण लेके बताता हूं।
कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 10। अब ये 10 कैसे आए? ये 10 आए कैसे, इनकी बात से ही आपको मालूम पड़ जाएगा चुनाव कैसे होता है। अब देखिए चुनाव में बताऊं चुनाव कैसे होता है। राजस्थान की मतदाता, वयस्क मतदाता अर्थात जनता, और जनता भी कौन सी? वयस्क मतदाता का मतलब क्या हो गया? 18 वर्ष। अर्थात मतदाता की उम्र कितनी हो गई? मतदाता की उम्र हो गई 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? बताइए। वयस्क मतदाता के संबंध में, वयस्क मतदाता पहले 21 वर्ष का था, 21 वर्ष का वोट देता था, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी? 18 कर दी। बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत कर दी? अर्थात 21 से 18 कर दी। अनुच्छेद 326 में अनुच्छेद में परिवर्तन संशोधन किया गया। 61 में संविधान संशोधन, सही कह रहे हो, 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया। 1989 में इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति रामास्वामी थे। कौन थे? अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसमें वयस्क मतदाता की आयु घटाई गई, 21 से घटा करके 18 कर दी गई। और इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति रामास्वामी जी थे। और इस प्रकार वर्तमान में वयस्क मतदाता की 18 वर्ष है। अर्थात बात करते हैं, अब मैं बात आपको यहीं ले जा रहा हूं, ये 10 कैसे चुनते हैं। हमारी राजस्थान की जनता ने सबसे पहले राजस्थान के एमएलए चुने। अब बताइए राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? बताइए। हाँ जी, रामास्वामी वेंकटरमन सही है। अब बताइए राजस्थान में कुल एमएलए कितने हैं? हम एमएलए की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधायक कितने हैं? अर्थात हम विधायक की बात कर रहे हैं। बताइए कितने हैं? 200 हैं। कहने का मतलब है 200 कौने चुने? 200 हमने चुने। किसने चुने? अर्थात वयस्क मतदाता, जो हम वयस्क मतदाता होते हैं 18 वर्ष के, और जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, हाल ही में चुनाव हुए, विधानसभा कौन सी चल रही है? राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? दिसंबर 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए। कौन सी विधानसभा चल रही है राजस्थान में? बताइए। लोकसभा सेंटर में चल रही है। कौन से नंबर की चल रही है? कौन बताएगा? राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? दिसंबर 2018 से 19 में 1 साल पूरी हुई, 2020 दिसंबर में पूरी होने वाली है। बहुत बढ़िया, 15वीं चल रही है। अब 15वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में। 15वीं विधानसभा दिसंबर 2018 से चल रही है, 2018 से चल रही है। ठीक है। अब देखते हैं कब तक चलती है। 5 साल चलती है, नहीं चलती है, बीच में तो लड़खड़ा गई होती, हल गई, भूकंप सो आएगा हो, तो विधानसभा गिर गई होती, बच गई। ठीक है। 15 में और सेंटर में मोदी चल रहे 17 में। मोदी तो नहीं हिलाओ, लेकिन अशोक गहलोत की विधानसभा हल गई होती, भूकंप आएगा हो, तो वो तो सचिन पायलट ने रोक ली। ठीक है। नहीं तो सचिन पायलट ने एक बार तो कर्रोई झटका दे दियो विधानसभा में, हल गई होती। ठीक है। 15वीं चल रही है। अब 15वीं दिसंबर 2018 में चुनाव हुए। कितनी सीटों के लिए हो गए? 200 सीटों के लिए। अब इस प्रकार ये कौने चुने? हमने चुने। जब हम जनता जब सीधे किसी व्यक्ति को चुनती है तो वह सदस्य क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अर्थात एमएलए हम सीधे चुनते हैं, सीधी बात है। जब हम बटन दबा के आते हैं उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। इस प्रकार हमने सबसे पहले 200 एमएलए जिताए। अब ये 200 एमएलए किन को जिताएंगे? अब ये 200 एमएलए इन 10 को जिताएंगे। अर्थात
200 एमएलए किनको वोट देंगे? 10 सदस्यों को जिताएंगे, विधानसभा में जाएंगे, अपनी वोट डालेंगे और इस प्रकार ये इनको वोट देंगे। अब बताओ जनता की भागीदारी कैसे हो गई? जनता इनडायरेक्ट, जनता ने डायरेक्ट भाग नहीं ली, जनता ने तो केवल इसके लिए भाग लिया था, लेकिन यहां जनता कैसी हो गई? इनडायरेक्ट हो गई। और इस प्रकार ये चुनाव कैसा हो गया बताओ? तो ये चुनाव कैसा हो गया? अब ये चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष, अर्थात जनता सीधे भाग नहीं लेती, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? जिनके चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं। सुनिए दोबारा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिनके चुनाव में 200 एमएलए भाग लेते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की संरचना का गठन हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक राज्यों के विधानसभा के सदस्य अपने अपने राज्यों से और सीटों की संख्या, अपने सीटों के सदस्यों को चुनते हैं और इस प्रकार 233 हो जाते हैं। ऐसे होता है चुनाव प्रत्येक राज्यों से चुनाव ऐसा है। यूपी से 31 आएंगे, वहां के एमएलए 403+1 और वहां के एमएलए चुनेंगे। प्रत्येक राज्यों के एमएलए चुन करके और अपनी अपनी सीटों का आवंटन जो दे रखा है उन सदस्यों को दिल्ली पहुंचा देते हैं और इस प्रकार कहते हैं राज्यसभा में जाकर के बैठते हैं, उसे कहते हैं राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, एमएलए भाग लेते हैं, हम इनके चुनाव में भाग लेते, हमने तो एमएलए जिताए और एमएलए ने कौन जिताए? राज्यसभा के सदस्य जिताए। इस प्रकार मनमोहन सिंह का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में सीटों का चुनाव हुआ है। ठीक है, ऐसी सीटों का चुनाव हुआ है, 3 सीटें या 4 सीट जो भी होती हैं, लगभग 23 सीटें होती हैं और 3 सीटों में, ठीक है, इसमें एक बीजेपी के साथ 2 कांग्रेस के जीते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो ऐसे करके सीटें जीती जाती हैं, उनके चुनाव होते हैं। करंट में आप पढ़ना, अभी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 2 कांग्रेस के, 1 बीजेपी का जीता है। ठीक है, तो इसमें वोटें डलती हैं, वो एमएलए वोट देते हैं, हम वोट नहीं देते। ऐसे इनका चुनाव होता है। ये हो गई आपके अनुच्छेद 80 पूरा। ये पूरा आपका अनुच्छेद 80 है। ठीक है, अनुच्छेद 80 के बारे में मैंने आपको यहाँ पूरा बता दिया है। ऐसे करके राज्यसभा आती है। ठीक है, तो राज्यसभा के ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के अब आगे बढ़ते हैं 80 से आगे। हाँ, कितनी हैं आपको करंट में पूरे आपको 12 सदस्यों के बारे में बताया जाएगा। पहले एमएलए जो मनोनीत सदस्य हैं राष्ट्रपति के, वो भी बताए जाएंगे और राजस्थान में 10 हैं, वो भी आपको करंट जीके में लास्ट में बताए जाएंगे, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनेगा राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं है, मनोनीत सदस्य कौन है कौन नहीं है। ये कठिनाई इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको यदि लिस्ट मिल जाए 12 मनोनीत सदस्यों की राष्ट्रपति के द्वारा और राजस्थान में 10 की, उनको पढ़ के जरूर जाना। पटवार वाले, पुलिस वाले पढ़ के जाना। राजस्थान के 10 कौन कौन से, कांग्रेस के कौन से और बीजेपी के कौन से 10 होंगे, उनमें कितनी महिलाएं, एक एक आपको डिटेल बताई जाएगी। आप प्रैक्टिस करके आना, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा वो कौन कौन से हैं और वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, ये हमने सामान्य अनुच्छेद 80 की बात की। अब आ जाइए आगे बात करते हैं 80 में हम क्या पढ़ेंगे? लोकसभा पढ़ेंगे, तो लोकसभा में बात करेंगे। 82 में भी लोकसभा के संबंध है। अब 83 की बात आ जाओ। अनुच्छेद, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनते जाएं। अनुच्छेद 83 जिनको मैंने करा दिया है, कुछ राष्ट्रपति में करा दिए, कुछ लोकसभा में कराऊंगा। अनुच्छेद राष्ट्रपति में करा दिए, उनको आप राष्ट्रपति का टॉपिक देख लेना, मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं 83 में। 83 में क्या है? संसद के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, तो यहाँ का मतलब है
राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, उनके जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है। अर्थात सांसदों का कार्यकाल कितना होता है, इनके बारे में 83 में लिखा हुआ है। या फिर संसद का कार्यकाल कितना होता है, इनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। अनुच्छेद 83 में 2 क्वेश्चनों का आंसर है। सीधा पूछते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अर्थात संसद का कार्यकाल कितना होता है। इसमें 2 तरह के प्रश्न मिलेंगे। अब मैं आपको व्याख्या जो हमारे भारतीय संविधान में लिखी हुई है उसकी मैं व्याख्या करने वाला हूं, ध्यान से सुने करें। अब देखिए क्या है इसके आंसर आपको यहां। अनुच्छेद 83 के तहत, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। इसे राष्ट्रपति समय से पहले भंग नहीं कर सकता, अर्थात इसे समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 83 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसमें शब्द दे रखा है लेकिन इसके कुल सदस्यों के 1/3 भाग सदस्य, जैसे कुल सदस्य हैं हमारे यहाँ, जैसे निर्वाचित 233 + 12 की बात करें तो निर्वाचित की बात करें 233 का 1/3 सदस्य, अर्थात लेकिन 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष बाद, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाँ जी, राज्यसभा एक सदन जिसे ना तो समाप्त किया जा सकता है ना भंग किया जा सकता है, यही अनुच्छेद कहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, रश्मि जी ध्यान रखना। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके ही स्थान पर पुनः नए सदस्यों का पुनः निर्वाचन कर लिया जाता है। ये दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन आपके कितने बन गए, अब मैं बताता हूं। ये तो संविधान में ये लाइन लिखी हुई है, संविधान में केवल ये लाइन लिखी हुई है, अनुच्छेद 83 में केवल ये लाइन लिखी हुई है। अब इसमें से प्रश्न क्या बनेंगे, अब हमें प्रश्न निकालने हैं। नंबर 1, निम्न में से कौन सा है स्थायी सदन है, राज्यसभा, कहाँ लिखा हुआ है 83 में। नंबर 1, निम्न में से देश का ऐसा सदन, निम्न में से देश का ऐसा सदन जिसे भंग ना तो समाप्त किया जा सकता है ना ही भंग किया जा सकता है, वह कौन है, राज्यसभा। नंबर अगला, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कभी भंग नहीं कर सकते। ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, तो आपको आंसर उसमें ऑप्शन ढूंढना है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रति 2 वर्ष बाद कितने सदस्यों सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आपको 1/3, 1/4, 2/3 ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आंसर 1/3 करना है। अगला क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा के कितने वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आपको आंसर 2 वर्ष बाद आंसर देना है, 2 वर्ष बाद आंसर देना है। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनेगा, अब आगे क्वेश्चन बनेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अब इसी में आगे लिख रखा है जिनके सदस्यों कार्यकाल, आगे इसी में लिख रखिए 6 वर्ष होगा, अर्थात सदस्यों का कार्यकाल पूछे, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर करना है 6 वर्ष।
बनेंगे प्रश्न। दोबारा सुने, अब मैं आपको अनुच्छेद 83 के बारे में दोबारा व्याख्या बता रहा हूं। व्याख्या है, क्वेश्चन तो हमने अपने आप निकाले हैं। अनुच्छेद 83 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। केवल इतना लिखा हुआ है। उपसभापति बताएंगे, उपसभापति कहाँ लिखा हुआ है? 89 में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो मैं केवल सदस्यों की बात कर रहा हूँ, वो तो मैं एक्स्ट्रा लिखा देता हूँ। यहाँ मैं केवल अनुच्छेदों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये तो है 83 में लिखा हुआ, बस 83 में इतना लिखा हुआ। अब बात करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं 84 की। आ जाइए, अब 84 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद, ध्यान से सुने, अनुच्छेद 84 में कहते हैं संसद के सदस्यों की योग्यताएं लिखी हुई हैं। संसद के सदस्यों की अर्थात सांसदों की योग्यताएं लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है? योग्यता। ये है, सीधा प्रश्न आए, संसद के अर्थात सांसद के सदस्यों की योग्यताएं लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं तो आपको 84 करना है। सांसद के सदस्यों की योग्यताएं कहाँ दे रखी हैं? तो आपको आंसर 84 करना है। अब योग्यताओं में आपको क्या पढ़ना है? अब इसमें विशेष करके योग्यता में क्या पढ़ना है? योग्यता में न्यूनतम उम्र पढ़नी है। ये प्रश्न बनता है आपको। भाई 4 योग्यताएं फिक्स हैं भारत का नागरिक हो, ये मैंने आपको बता रखा है। जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाया था, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पढ़ाया था, भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, कॉमन है। नंबर 3, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। 4 तो कॉमन है, इससे बार बार नहीं बताता। अब इसके में जो एक्स्ट्रा हैं आपको याद करनी है कि संसद की न्यूनतम उम्र याद करनी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो यहाँ बात कर रहे हैं, केवल राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं, केवल राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 1। और राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति चुना जाता है, अपने में से 1 होता है। इसका मतलब इसकी न्यूनतम उम्र भी। उपराष्ट्रपति हमने पढ़ा दिया, सभापति वहां पढ़ा दिया, तीनों भाइयों में अलग पढ़ा दिया। यहाँ सदस्य उपसभापति की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष होती है, अर्थात 30 वर्ष होगी, क्योंकि सदस्यों में से ही उपसभापति 89 के तहत चुना जाता है। उपसभापति का पद पूछ रहे थे, वो आगे आने वाला है। तो सदस्यों में से ही उपसभापति बनना है तो आपको आंसर करना है सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है, जबकि सभापति की 35 होती है, उपराष्ट्रपति होता है, जबकि इनके राज्यसभा के सांसदों की 30 वर्ष होती है, और उपसभापति इन्हीं में से होता है तो इसकी भी 30 वर्ष होगी। बस इतना याद कर लेना 84 में, और कुछ याद मत करना। 85 मैंने बता रखा है, बताओ क्या है 85 में? 85 में संसद के 3 सत्र बता रखे हैं, राष्ट्रपति में बता रखे हैं, यहाँ पढ़ लेना। 86 में राष्ट्रपति का संवेद अभिभाषण बता रखा है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति टॉपिक में देख लेना, यहाँ मैं नहीं बता रहा। 85, 86, 87, 88 महान्यायवादी मैंने बता रखा है डायरेक्ट। अब 89 पहुंचेंगे। 85 में संसद के सत्र पढ़ लेना, वीडियो देख लेना राष्ट्रपति के। 86, 87 में 86 में संवेद अभिभाषण है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में है। 88 महान्यायवादी के आपके क्षेत्र दे रखे हैं। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। पढ़ाया नहीं पढ़ाया वहीं देख लेना, समय में यहाँ नहीं खराब कर रहा, आपको वीडियो हैं दोबारा उनका रिवाइज कर लेना। 85, 86, 87, 88, ठीक है। अब बात करते हैं, सीधे हम बात करते हैं किस पे? 89 पे पहुंचते हैं।
अब 89 पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब बच्चे कह रहे थे कोई पेपर हुआ उसमें पूछा गया था उप सभापति, अभी एसएससी किसके हो रहे हैं, उनमें एक क्वेश्चन आया था उप सभापति, राज्यसभा का जो उप सभापति होता है, उपाध्यक्ष होता है, उसका पद कहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी सुषमा जी, उसका पद कहाँ लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना उसका पद आपको आ जाए, उप सभापति का पद पूछे, उप सभापति के पद का उल्लेख पूछे, तो आपको ध्यान रखना सभापति अनुच्छेद 63 में 89 के तहत पदाधिकारी दे रखे हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना 89 में पदाधिकारी दे रखे हैं, लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। अनुच्छेद 89 में क्या रखा है, संसद के पदाधिकारी, संसद के पदाधिकारियों का उल्लेख है। और इसी के तहत अनुच्छेद 89 के तहत कहा गया है राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य जैसे वर्तमान में कितने हैं 233 और 12 बराबर 245। ध्यान से सुने। अब अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सदस्य अपनों में से ही एक, क्या अपनों में से ही एक, अपनों में से ही एक, अर्थात अपनों में से चुनना है। जैसे राज्यसभा के पूरे सदस्य आगे 245 राज्यसभा में बैठे हुए हैं, अपनों में से एक, और क्या करना है, एक क्या करना है, अपनों में से एक उपसभापति का चयन करना है। क्या करना है, चयन। ध्यान रखना, ध्यान रखना सभापति जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वो तो निर्वाचित होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन इसका चुनाव नहीं होता, इसका चयन होता है। ठीक है भैया तू बन जा। उपसभापति के लिए निर्वाचन शब्द नहीं है, उपसभापति के लिए चयन शब्द का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति के लिए निर्वाचन नहीं है। याद कर लें इस बात को, ध्यान रखना। संविधान के तहत पूछ रहा है, आजकल एक एक बात संविधान के तहत पूछ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति के लिए चयन शब्द का उल्लेख है, जबकि सभापति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित शब्द का उल्लेख है। चयन ध्यान रखना, ये से क्वेश्चन आने लग गए हैं। चयन कर लेते हैं, और जिसका कार्यकाल कितना होगा, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, यही इसका कार्यकाल दे रखा है। अर्थात उपसभापति के बारे में कहाँ दे रखा है। ठीक है, कल बच्चे पूछ रहा था आपको, आगे मैंने कही बस 1 मिनट इंतजार करें, क्योंकि व्याख्या बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, मजा नहीं आएगा, बच्चे क्या कहेंगे, बीच में डिस्टर्ब होता है। आपको यहाँ क्लियर, दोबारा सुनिए। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सदस्य अपनों में से ही एक उपसभापति का चयन कर लेते हैं, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अर्थात उपसभापति के पद का उल्लेख 89 में है, उपसभापति कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि ये अपनों में से होता है, ये अपनों में से होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका 89। अब है 90, इसका कोई काम का नहीं, डायरेक्ट हम पहुंचेंगे राज्यसभा के अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, केवल राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं लगातार, छोटा सा टॉपिक है, लोकसभा थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, 97, 98, 99 और 100। 97, 98, 99 और 100 संसद के पदाधिकारियों के लिए हैं। संसद के लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के लिए हैं, दोनों सदनों के लिए एक ही अनुच्छेद है। अब 97 में क्या है, 97 में वेतन, सांसदों के पदाधिकारियों के वेतन लिखे हुए हैं। अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के जो वरिष्ठ सांसद हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का वेतन लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति को पद के रूप में वेतन नहीं मिलता, किसके रूप में मिलता है, सभापति के रूप में। मैंने उपराष्ट्रपति में कराया था। अर्थात यहाँ आपके केवल किनके उल्लेख हैं, सभापति के वेतन का उल्लेख है, और स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के वेतन है, और
उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन है और उपसभापति का वेतन है। इसे तो वरिष्ठ सांसद के रूप में है। तो आपको ध्यान रखना, वर्तमान में आपको सभापति का वेतन और स्पीकर का वेतन ध्यान रखना है। ठीक है, इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में मिलते हैं। सभापति का वेतन और स्पीकर का वेतन बराबर होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। तनख्वाह लिख रही है, बहुत बढ़िया। बताइए दोनों को कितना वेतन मिलता है? ये पदाधिकारी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। अर्थात सभापति और स्पीकर का वर्तमान वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। क्लियर? ठीक है। बाकी आपको लोकसभा अध्यक्ष में इसकी विस्तार से बात करेंगे, केवल हम राज्यसभा की बात को लेकर के चल रहे हैं। तो सभापति को वेतन अर्थात उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान वेतन है 4 लाख रुपए है, और उपसभापति को एक कैबिनेट मंत्री के रूप में वेतन, वरिष्ठ कैबिनेट एक सांसद के रूप में वेतन है 1 लाख रुपए प्लस उसका वेतन भत्ता मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं 18वें की बात करते हैं। कल मैं करंट पूछूंगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीटें कौन कौन सदस्य हैं। कल केवल राज्यसभा की करंट चलेगी, राज्यसभा की करंट चलेगी। कल आपको करंट याद करके आनी है। हाँ जी, 18वें में सचिवालय है, अर्थात राज्यसभा लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख, अर्थात संसद के सचिवालय का उल्लेख, संसद के सचिवालय का उल्लेख लिखा हुआ है, राज्यसभा हो या लोकसभा। अब यह अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? संसद के प्रत्येक सदनों के अलग अलग सचिवालय होंगे, जो कहाँ होंगे? नई दिल्ली में होंगे। अर्थात संसद के सचिवालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। संसद के सचिवालय का उल्लेख नई दिल्ली में होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो संसद के सचिवालय का उल्लेख कहाँ है? इसका मतलब है संसद के सचिवालय का मतलब है राज्यसभा का सचिवालय भी यहीं लिखा हुआ है और लोकसभा का सचिवालय भी। तो संसद दोनों आ गई। तो राज्यसभा का सचिवालय नई दिल्ली में होगा। किसके तहत? 18वें के तहत। लोकसभा के सचिवालय नई दिल्ली में होगा। किसके तहत? 18वें के तहत। क्लियर? 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है, केवल अनुच्छेद पूरे हो जाएंगे। कल आपको राज्यसभा की पूरी क्या चलेगी? करंट जीके चलेगी। पूरी करंट मैं पूछूंगा आपसे, तैयारी करके आना। कल करंट चलेगी इसकी, परसों से लोकसभा चालू हो जाएगी। अब देखिए आगे। अब 99 में कहा है? हाँ जी, 99 में कहा है? कौन बताएगा? आपका 70 में वेतन हो गए, 18 में सचिवालय हो गया, 99 में शपथ हो गई। बहुत बढ़िया सीमा जी, 99 में शपथ दे रखी है। अब बात करेंगे सांसद, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? नंबर 1, या राज्यसभा के सांसद या राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, अर्थात उपसभापति। उसको शपथ कौन दिलाएगा? भाई सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिला? राष्ट्रपति दिला रहा है। सभापति उपराष्ट्रपति की शपथ तो राष्ट्रपति दिला रहा है, वो तो यहाँ है ही नहीं है। अब बात कर रहे हैं उपसभापति की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? उपसभापति की। ठीक है। अब उपसभापति को शपथ, ध्यान रखना, उपसभापति को शपथ नहीं दिलाई जाती क्योंकि वह पहले से सदस्य है, वो पहले से सांसद के रूप में और किससे शपथ ले चुका होता है? सभापति थे। अर्थात केवल सभापति सांसदों को शपथ दिलाता है, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। उपसभापति पहले सांसद होता है, जीत करके आता है, पीछे पद ग्रहण करता है, इसलिए से शपथ नहीं दिलाई जाती। ठीक है। तो उपसभापति को शपथ नहीं दिलाई जाती क्योंकि वह पहले से ही सांसद के रूप में सभापति उपराष्ट्रपति शपथ ले चुका होता है। यहाँ प्रोटेम स्पीकर नहीं होता, यहाँ प्रोटेम स्पीकर नहीं होता। आप याद रखें, राज्यसभा के सदस्यों की शपथ का उल्लेख 99 में है और राज्यसभा के सांसदों को शपथ सभापति दिलाता है, लेकिन उपसभापति कोई दिलाता नहीं, लेकिन सभापति को राष्ट्रपति दिलाता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है।
अब आ जाइए 100 में क्या है, गणपूर्ति। गणपूर्ति को क्या कहते हैं, कॉलम पूर्ति। कॉलम पूर्ति कहना, कॉलम पूर्ति आ रही है। अर्थात राज्यसभा की बैठक अध्यक्ष जो सभापति होगा कब शुरू करेगा, कुल सदस्य 245 में से कितने आने चाहिए, अर्थात कुल में से कुल सदस्यों के कितने परसेंट, 1/10 भाग, अर्थात 10% आ जाने चाहिए। अर्थात 245 में से इसमें अध्यक्ष भी संभाला जाता है, ध्यान रखना। 245 का 10% लगा लीजिए, अर्थात कितने हो गए, लगभग 25 सांसद होना जरूरी है। अध्यक्ष सहित 25 सांसद होंगे तभी राज्यसभा की बैठक चलेगी। सीधी बात आती है, गणपूर्ति, संसद की गणपूर्ति राज्यसभा की पूछे, लोकसभा की पूछे तो गणपूर्ति का उल्लेख कहाँ है, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षक भर्ती में आपको गणपूर्ति पूछी थी तो गणपूर्ति का उल्लेख कितना है, 100 है। और आपको रीट में पूछा था गणपूर्ति कितनी होती है, रीट में ये क्वेश्चन आया था, रीट में ये क्वेश्चन आया था, गणपूर्ति कितने भाग होती है, 1/10 भाग होती है। आंसर 1/10 भाग था। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्लास हुई।